हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एक इन्वेस्टर जिन्होंने कमेंट सेक्शन में मेंशन किया था कि भाई उनके पास 10 लाख रुपए है और उस 10 लाख रुपए को म्यूचुअल फंड में लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो कौन कौन सा म्यूचुअल फंड होगा जहां पे उनको जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइज, मुझे उनका रिस्क प्रोफाइल तो पता नहीं है, लेकिन मैं आज के इस वीडियो में ओवरऑल बताऊंगा कि अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है या फिर आपका रिस्क प्रोफाइल लोअर साइड में आता है या फिर मॉडरेट साइड में आता है, तो आपको कौन कौन से म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट करना चाहिए लमसम के माध्यम से, सो दैट आने वाले 10 से 15 सालों में आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे बन के आ सके। और गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिसमें जाके आपको लमसम करना है। लेकिन गाइज, इस 3 म्यूचुअल फंड को चूज करने के लिए हम लोग 6 म्यूचुअल फंड के बारे में काफी डिटेल में बात करेंगे। एंड अल्टीमेटली मैं आपको 3 म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिसमें जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं गाइज, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड गाइज, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, यानी कि आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करो, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड गाइज, एक बात और मैं बता दूं आप सभी को, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई है, आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपका आईटीआर फाइल करूं या फिर मेरा टीम ऑफ एक्सपर्ट आपका आईटीआर फाइल करे, इन दैट केस आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे टीम ऑफ एक्सपर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइज, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें जाके आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन गाइज, उन 3 फंड को चूज करने के लिए हम लोग बात करेंगे 6 म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से होगा, मिड कैप कैटेगरी से होगा एंड आपका स्मॉल कैप कैटेगरी से होगा। तो चलिए गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का और देखते हैं कि भाई वो 2 म्यूचुअल फंड कौन सा है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से, जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए काफी शानदार हो सकता है आप सभी के लिए अगले 10 से 15 सालों के लिए। तो गाइस, सबसे पहले बात करें आपका फ्लेक्सी कैप फंड का, जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए काफी शानदार हो सकता है आप सभी के लिए लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पे मैंने 2 फंड चूज करा हुआ है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से। पहला फंड है गाइस आपके लिए यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। सेकंड फंड है गाइस इस कैटेगरी से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। एंड गाइस, इन दोनों फंड्स को मैं कंपेयर करने वाला हूं इसके कैटेगरी एवरेज से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस इन दोनों फ्लेक्सी का फंड का लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है गाइस जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 45.78% का। पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें गाइस तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 42.47% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 50.21% का। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में देखें तो दोनों ही फ्लेक्सी का फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म करा हुआ है, मोटा मोटी 5 से लेके 8% से। लेकिन बात करेंगे इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 1 ईयर रिटर्न, तो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड। गई बात करेंगे पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 27.84% का। पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 22.76% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 28.51% का। तो गैस, पिछले 3 सालों में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को अगेन अंडर परफॉर्म करा हुआ है। स्पेशली बात करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड ने मोटा मोटी 5 से 6% से अंडर परफॉर्म करा हुआ है अपनी कैटेगरी एवरेज को पिछले 3 सालों में। वही बात करेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसके आसपास में ही परफॉर्म करके दिया हुआ है,
मोटा मोटी आधे से 1% से अंडर परफॉर्म करा हुआ है पिछले 3 सालों में अपनी कैटेगरी एवरेज को। तो पिछले 3 सालों में देखें तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड अगेन काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। इन दोनों फंड में से देखते हैं तो बात करें गाइस पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 20.26% का। पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 24.51% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 22.5% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में देखें तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, इस फंड का रिटर्न पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा नहीं है। एंड इस फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को मोटा मोटी 2% से अंडर परफॉर्म करा हुआ है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड बेहतर तरीके से रिटर्न बना के दे रहा है पिछले 5 सालों में। बात करेंगे इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 13.35 का। पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 12.47 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 13.63 का। तो गाइस स्टैंडर्ड के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का स्टैंडर्ड कम दिखने को मिल रहा है अपनी कैटेगरी एवरेज से। इसका मतलब यही गाइस कि दोनों फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। स्पेशली बात करेंगे इस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, इस फंड का स्टैंडर्ड काफी कम दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है। बात करेंगे साफ रेशियो का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो साफ रेशियो है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.23 का। पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का साफ रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.04 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का साफ रेशियो का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 0.71 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में देखें तो दोनों फंड का साफ रेशियो काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है अपनी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब यही गाइस कि दोनों फंड का रिटर्न काफी अच्छा रहता है अपने रिस्क के कंपैरिजन में। स्पेशली बात करी गई एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो इसका साफ रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है 1.23 का। बात करी गई अल्फा का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 6.6% का। पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का अल्फा की बात करी गई तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 5.11% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का अल्फा का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका -0.21% का। तो गैस दोनों फंड का अल्फा भी देखें तो काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये गैस कि पिछले 3 सालों में दोनों फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 5 से 6% से बीट करा हुआ है, यानी कि 5 से 6% से बीट करा हुआ है। कहने का मतलब यही गैस कि पिछले 3 सालों में एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 6 से 6.5% से बीट किया है। एंड पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड ने आपको मोटा मोटी 5% से बीट करा हुआ है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में। तो दोनों फंड का अल्फा देखें तो काफी अच्छा है, लेकिन एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का अल्फा कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड का लमसम रिटर्न्स का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का लास्ट 1 ईयर लास्ट 3 ईयर का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। हालांकि लास्ट 5 ईयर में इस फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म करा हुआ है। वहीं गाइस बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड लास्ट 1 ईयर में एंड पिछले 3 सालों में अपनी कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म करा हुआ है, लेकिन पिछले 5 सालों में इसका परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। एंड बात करेंगे रिस्क रेशियोज का, तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड थोड़ा सा कम वोलेटाइल फंड है। वहीं बात करेंगे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड भी बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं है, इसका भी रिस्क रेशियोज काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। और गाइस एक बात और मैं बता दूं आप सभी को कि एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो फंड साइज है ये मोटा मोटी 50,000 करोड़ का है। एंड पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो फंड साइज है ये मोटा मोटी 60,000 करोड़ का है। तो 10,000 का फंड साइज में भी डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों फंड के बीच में। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर हो सकता है आप सभी के लिए। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में और देखते हैं कि वो 2 मिड कैप कैटेगरी का फंड कौन सा है जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड का, तो यहाँ पे भी मैंने 2 फंड चूज करा हुआ है मिड कैप कैटेगरी से। पहला फंड है आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड,
दूसरा फंड गाइस आपके लिए यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड्स को भी मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का जो रिटर्न है गाइस जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 67.31% का। निप्पॉन ग्रोथ फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 62.17% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 55.76% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में दोनों ही मिड कैप फंड का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड दोनों ही फंड्स ने अपने कैटेगरी एवरेज को लास्ट 1 ईयर में मोटा मोटी 7 से लेकर 12% से आउट परफॉर्म करा हुआ है। तो दोनों फंड का रिटर्न काफी अच्छा है लास्ट 1 ईयर में। बात करेंगे पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 37.04% का। निप्पॉन ग्रोथ फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 29.66% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 25.46% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड दोनों ही फंड्स ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। स्पेशली बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का, इसका परफॉर्मेंस पिछले 3 सालों में भी काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे इस पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 28.13% का। निप्पॉन ग्रोथ फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 25.89% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 23.71% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेंगे इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर रिटर्न तो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, क्योंकि इस फंड ने पिछले 5 सालों में आपको मोटा मोटी 28% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का डिवीजन जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 15.66 का। निप्पॉन ग्रोथ फंड का डिवीजन की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 15.07 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का डिवीजन का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 14.76 का। तो गाइस इस डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का डिवीजन थोड़ा सा हाइट साइड में जरूर दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब यही है कि दोनों फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का तो गाइस दोनों फंड का डिवीजन देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर यहाँ पे है नहीं। तो दोनों फंड काफी अच्छा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। गाइस बात करें गाइस साप रेशियो का तो मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का जो साप रेशियो है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.48 का। निप्पॉन ग्रोथ फंड का साप रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.18 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का साप रेशियो का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 0.95 का। तो गाइस साप रेशियो भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का साप रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गाइस कि दोनों फंड का रिटर्न काफी बेहतर रहता है अपने रिस्क के कंपैरिजन में, यानी कि जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न आपको बना के देता है दोनों ही फंड। तो काफी अच्छा साप रेशियो है दोनों फंड का। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ साप रेशियो तो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए अगेन मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड। गाइस बात करेंगे अल्फा का तो मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का जो अल्फा है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 9.01% का। निप्पॉन ग्रोथ फंड का अल्फा की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 2.32% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका नेगेटिव 0.68% का। तो गाइस अल्फा के देखें तो इन दोनों फंड का काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। स्पेशली बात करेंगे इस मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का तो इसका अल्फा काफी बेहतरीन है 9.01% का। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड ने लास्ट 3 ईयर में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 9% से बीट करा हुआ है एनुअल बेसिस पे। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों मिड का फंड का लमसम रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और यहाँ पे देखें तो ओवरऑल मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड मुझे काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का लमसम रिटर्न भी अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार है एंड इस फंड का ओवरऑल रिस्क रेशियो भी सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। तो इसीलिए मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड काफी शानदार है आप सभी के लिए। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में और देखते हैं कि भाई वो दो स्मॉल कैप
कैप कैटेगरी का फंड कौन सा है जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए अगले 15 से 20 सालों के लिए। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पे भी मैंने दो फंड चूज करा हुआ है। पहला फंड है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड है आपके लिए यहाँ पे इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड्स को भी मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसकी कैटेगरी एवरेज से। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस आपका लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है गाइस जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 76.22% का। इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 54.1% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 54.67% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड का, इस फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को मार्जिनली अंडर परफॉर्म करा हुआ है, हालांकि डिफरेंस बहुत ज्यादा का नहीं है। तो इसका भी रिटर्न लास्ट 1 ईयर में अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसके आसपास में ही दिखने को मिल रहा है। तो दोनों फंड का रिटर्न काफी अच्छा है। पर्टिकुलरली बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इसका रिटर्न काफी शानदार है लास्ट 1 ईयर में। बात करेंगे पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न पिछले 3 सालों का वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 41.58% का। इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 30.16% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 29.45% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में भी देखें तो यहाँ पे दोनों स्मॉल कैप फंड का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। स्पेशली बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, इसका रिटर्न काफी जबरदस्त है पिछले 3 सालों में भी 41.58% का। बात करेंगे इस पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.28% का। इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 29.82% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 27.24% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखें तो यहाँ पे दोनों ही स्मॉल कैप फंड का रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। एंड दोनों ही फंड ने पिछले 5 सालों में अपनी कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। स्पेशली बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इसका रिटर्न पिछले 5 सालों में भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है 38.28% का। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड का लमसम रिटर्न का। और यहाँ पे देखें तो ओवरऑल क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 20.07 का। इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 14.71 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 15 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में देखें तो यहाँ पे इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी एवरेज से। इसका मतलब यही गाइस कि इसमें का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है। वहीं बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो ये काफी हाई साइड में दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गाइस कि इसमें का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। बात करेंगे स्टॉप रेशियो का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो स्टॉप रेशियो है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.4 का। इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड का स्टॉप रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.16 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का स्टॉप रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.1 का। तो गाइस स्टॉप रेशियो देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का स्टॉप रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गाइस कि दोनों फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन रहता है अपने रिस्क के कंपैरिजन में, यानी कि जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज्यादा बना के देता है दोनों ही फंड। स्पेशली बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इसका स्टॉप रेशियो सबसे बेहतरीन है यहाँ पे। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.5% का। इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड का अल्फा की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 2.39% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.98% का, मोटा मोटी 2% कह सकते हैं आप। तो गाइस अल्फा के केस में भी देखिए तो दोनों फंड का अल्फा कंपैरेटिवली बेटर है अपनी कैटेगरी एवरेज से। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा, तो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 8.5% का अल्फा जनरेट करके दिया हुआ है। इसका मतलब यही गाइस कि पिछले 3 सालों में क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 8.5% से बीट करा हुआ है एनुअल बेसिस पे। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का लमसम रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और यहाँ पे देखें तो ओवरऑल क्वांट स्मॉल कैप फंड वैसे इन्वेस्टर के लिए काफी शानदार हो सकता है
जिनको ज्यादा रिटर्न चाहिए और रिस्क भी ज्यादा ले सकते हैं। वहीं अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लोअर साइड में आता है या फिर मॉडरेट साइड में है और आप रिटर्न भी बहुत ज्यादा कमाना नहीं चाहते हैं, इन दैट केस इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड आपके लिए काफी सही हो सकता है। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि हमने जितने फंड को कवर किया है उसके वीडियो में उन सारे फंड का रेशियो कैसा है, यानी कि जब मार्केट में काफी तेजी रहता है तो उस केस में कौन सा फंड आपको ज्यादा रिटर्न बना के देता है, वहीं जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में कौन सा फंड सबसे कम गिरता है, तो किस फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन बेहतर है या फिर किस फंड का अपसाइड रेशियो बेहतर है। तो चलिए उस पर बात कर लेते हैं। तो गाइस बात करें कैप्चर रेशियो का, तो सबसे पहले बात करेंगे आपका अपसाइड रेशियो का। तो गाइस पहले ही मैं बता दूं आपको कि जिस फंड का अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। इसे ये पता चलता है कि जब मार्केट में तेजी रहता है तो उस केस में वो पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी अच्छा परफॉर्म करता है, और जिस फंड का अपसाइड रेशियो 100 के नीचे जितना कम होता है उतना ही खराब माना जाता है। तो पहले बात करते हैं आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 107 का। बात करेंगे इस पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 100 का। मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का अपसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 104 का। बात करेंगे निप्पॉन ग्रोथ फंड का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 99 का। वहीं गाइस बात करें आपका क्वांट स्मॉल का फंड का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 116 का। एंड बात करेंगे इडेलवाइज स्मॉल का फंड का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 86 का। सिमिलरली बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 61 का। पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 71 का। मोती लाल ओसवाल मिड का फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 44 का। निपुण ग्रोथ फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 79 का। बात करेंगे क्वांट स्मॉल का फंड का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 71 का। एंड बात करेंगे इडेलवाइज स्मॉल का फंड का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 60 का। तो गाइस फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से देखिए तो आपका जो पहला फंड है यानी कि एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड, इसका अपसाइड रेशियो भी बेहतर है एंड डाउनसाइड रेशियो भी बेहतर दिखने को मिल रहा है। यानी कि जब मार्केट में तेजी रहता है तो उस केस में भी ये फंड अच्छा परफॉर्म करता है, और जब मार्केट में गिरावट आती है तो उस केस में भी ये फंड कम गिरावट दिखाता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में या फिर पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड के कंपैरिजन में। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से ये पर्टिकुलर फंड यानी कि एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे इस मोती लाल ओसवाल मिड का फंड का, तो इस फंड का अपसाइड रेशियो भी बेहतर है एंड डाउनसाइड रेशियो भी देखें तो काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही है कि इस फंड का रिटर्न काफी बेहतर रहता है जब मार्केट में काफी तेजी रहता है तो, और जब मार्केट में गिरावट भी आता है तो उसके में ये फंड काफी कम गिरावट दिखाता है। तो दोनों ही एंगल से देखें तो यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी से मोती लाल ओसवाल मिड का फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। वहीं गाइस बात करें आपका स्मॉल कैप कैटेगरी का, तो यहाँ पे जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इस फंड का अपसाइड रेशियो काफी शानदार है, लेकिन इस फंड का डाउनसाइड रेशियो भी देखें तो उतना अच्छा नहीं है। तो अपसाइड रेशियो बेहतर है तो यहाँ पे रिस्क लेवल भी ज्यादा है, यानी कि आपको रिटर्न ज्यादा बना के देता है तो यहाँ पे रिस्क लेवल भी ज्यादा है गाइस। वहीं बात करें आपका इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड का, इस फंड का अपसाइड रेशियो काफी खराब दिखने को मिल रहा है, हालांकि डाउनसाइड रेशियो रिलेटिवली काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है गाइस कि आपको स्मॉल कैप कैटेगरी से क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ ही जाना चाहिए अगर आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं। तो वहीं अगर आपका रिस्क प्रोफाइल कम है इन दैट केस मुझे लगता है कि आप इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड के साथ जा सकते हैं, क्योंकि गाइस लमसम करने के लिए स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत ऑप्शन है नहीं, क्योंकि बहुत सारे फंड में ऐसा है कि भाई वहां पे लमसम बैन ही कर दिया है, वहां पे लमसम अलाउड ही नहीं है, सिर्फ एसआईपी ही चलता है। तो लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्मॉल कैप कैटेगरी से काफी लिमिटेड नंबर ऑफ फंड्स दिखने को मिलता है। तो मुझे लगा कि भाई ये दो फंड ज्यादा बेहतर हो सकता है आप सभी के लिए, तो आप इन दोनों में से किसी एक फंड के साथ जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्क प्रोफाइल गाइस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के वीडियो में, और जहां पे मैंने आपको 6 म्यूचुअल फंड के बारे में काफी डिटेल में बताया है एंड अल्टीमेटली गाइस मैंने आपको 3 म्यूचुअल फंड चूज करके दिया है जिसमें अगर आप चाहे तो जाके लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला फंड था यहाँ पे आपके लिए एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड, मिड कैप कैटेगरी से जो फंड था गाइस आपके लिए वो फंड है आपका यहाँ पे मोती लाल ओसवाल मिड का फंड, एंड स्मॉल कैप कैटेगरी से जो फंड मैंने चूज करा था आप सभी के लिए उस फंड का नाम है यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड। अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है इन दैट केस क्वांट स्मॉल कैप फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। तो गाइस ये 3 म्यूचुअल फंड है और इन तीनों म्यूचुअल फंड में आप जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लमसम के माध्यम से। बट गाइस ध्यान रहे इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी अपना रिसर्च कर लेना चाहिए एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा।
मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।